नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। कैसी लग रही है आपको ये क्लासें, ज़रूर बताना। और आप इस चैनल पर आते हो तो क्लास को देख करके, मैटर को देख करके आप चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आने वाली जो क्लासेस का नोटिफिकेशन है वो आसानी से मिल सके। और मेरे भाई, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दिया जाता है टेलीग्राम का। वो टेलीग्राम चैनल भी आप लोग ज्वाइन करें। चलो, पिछली क्लास में हमने बोर के परमाणु मॉडल के बारे में पढ़ा था। बोर के परमाणु मॉडल की विशेषताएं पढ़ी थी, त्रिज्या ज्ञात करने के फॉर्मूले पढ़े थे, और हमने वेग ज्ञात करने के फॉर्मूले पढ़े थे। उन पे कुछ क्वेश्चन भी किए थे। उसके बाद में बोर परमाणु मॉडल की कुछ कमियां थी, उन कमियों के बारे में भी हमने पढ़ा था। अब अपन आगे कुछ और बातें पढ़ रहे हैं, ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, बस क्या प्रश्न बन सकता है उसके बारे में अपन थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा। ठीक है, चलो देखो। बोहर परमाणु मॉडल के बाद कुछ परमाणु मॉडल और आए, और वो आधुनिक परमाणु प्रतिरूप के नाम से जाने जाते हैं। आधुनिक परमाणु प्रतिरूप के नाम से जाने जाते हैं। तो वो आधुनिक परमाणु प्रतिरूप कौन कौन से हैं उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। आधुनिक आधुनिक परमाणु आधुनिक परमाणु प्रतिरूप आधुनिक परमाणु प्रतिरूप के बारे में अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। आधुनिक परमाणु प्रतिरूप के बारे में अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। आप साइंस बैकग्राउंड रखते हो तो बताओ कौन कौन से परमाणु जो मॉडल हैं वो आधुनिक परमाणु मॉडल के नाम से या आधुनिक परमाणु प्रतिरूप के नाम से जाने जाते हैं। तो अपन बात करते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले तो याद रखना है डी ब्रोगली का द्वैत प्रकृति सिद्धांत कह सकते हो, प्रतिरूप कह सकते हो। तो इसके अंतर्गत याद रखना है सबसे पहली बात तो आपको याद रखना है डी ब्रोगली का डी ब्रोगली का द्वैत डी ब्रोगली का द्वैत प्रकृति सिद्धांत डी ब्रोगली का द्वैत प्रकृति सिद्धांत, ये आपको याद रखना है। पहली बात तो डी ब्रोगली का जो द्वैत प्रकृति सिद्धांत है ये आधुनिक परमाणु प्रतिरूप है। ये आधुनिक परमाणु प्रतिरूप है। दूसरा आपको याद रखना है हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत अनिश्चितता का सिद्धांत हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत आपको याद रखना है। आधुनिक परमाणु जो प्रतिरूप है उसके अंतर्गत आता है। और तीसरा आता है श्रोडिंगर तरंग समीकरण। तीसरा कौन सा है? तीसरा आपको याद रखना है श्रोडिंगर तरंग समीकरण। श्रोडिंगर
तरंग समीकरण, श्रोडिंगर तरंग समीकरण, श्रोडिंगर तरंग समीकरण, ये तीन सिद्धांत जो है वो आधुनिक परमाणु प्रतिरूप के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है? ये हमसे थर्ड ग्रेड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। यहां से इक्वेशन पूछी जा सकती है, बाकी मुश्किल चांस है कि पूछा जाए। यहां से भी इक्वेशन पूछी जा सकती है, लेकिन इतना थर्ड ग्रेड का जो पेपर है इतना लेंथ ही आ सकता है, लेकिन डीप नहीं आएगा, इतना डीप नहीं बनेगा। फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा आपको इनके बारे में बता देता हूं। श्रोडिंगर तरंग समीकरण नहीं पढ़ेंगे अपन, डी ब्रोगली द्वैत प्रकृति सिद्धांत पढ़ लेंगे, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत थोड़ा सा अपन पढ़ लेंगे, ज्यादा गहराई से अपन नहीं जाएंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले अपन बात करते हैं डी ब्रोगली का तरंग समीकरण। इसकी बात करते हैं, डी ब्रोगली का तरंग या डी ब्रोगली का द्वैत प्रकृति सिद्धांत, डी ब्रोगली का द्वैत प्रकृति सिद्धांत, द्वैत प्रकृति सिद्धांत के बारे में अपन क्या करेंगे, बात करेंगे। डी ब्रोगली का द्वैत प्रकृति सिद्धांत के बारे में अपन क्या करेंगे भाई, बात करेंगे। क्लियर है? चलो, डी ब्रोगली का द्वैत प्रकृति सिद्धांत क्या कहता है कि पदार्थ की जो तरंग दैर्ध्य होती है ना, उसके संवेग की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। पदार्थ की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो उसके संवेग की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है ना? इससे पहले कुछ और बातें भी है, वो हमें नहीं जाना, डायरेक्ट आपको सिद्धांत याद रखना है। ये सिद्धांत क्या कहता है, तो आप कहोगे पदार्थ की तरंग दैर्ध्य, पदार्थ की तरंग दैर्ध्य उसके संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, उसके संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब है कि जो तरंग दैर्ध्य होती है उसको अपन लैम्डा से लिखते हैं। तरंग दैर्ध्य को किससे लिखते हैं, लैम्डा से लिखते हैं, पहली बात। और ये किस किस व्युत्क्रमानुपाती है, तो आप कहोगे ये संवेग p के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। बस ये सिद्धांत आपको पेपर में पूछा जा सकता है कि ये सिद्धांत किसका है। ठीक है ना? तो ये सिद्धांत किसका है, डी ब्रोगली का है। और डी ब्रोगली का भी कौन सा सिद्धांत है, तो आप कहोगे डी ब्रोगली का द्वैत प्रकृति सिद्धांत है। यहां पर लेम्डा क्या है, तो लेम्डा याद रखना तरंग दैर्ध्य है। लेम्डा क्या है, तरंग दैर्ध्य है। और हमसे ये पूछा जाए कि यहाँ पर P क्या है, तो P यहाँ पर याद रखना संवेग होता है। और संवेग किसके बराबर होता है, m इंटू वी के बराबर होता है। ये संवेग किसके बराबर होता है, m इंटू वी के बराबर होता है, m इंटू वी के बराबर होता है। ये संवेग किसके बराबर होता है, ये संवेग m इंटू वी के बराबर होता है, m इंटू वी के बराबर होता है। समझ गए? अब आपको इसके अंदर और क्या पूछा जा सकता है, ये समानुपाती का निशान हटाते हैं तो लेम्डा बराबर
एच अपॉन किसके आता है, पी के आता है। ये भी आपको पेपर में पूछा जा सकता है। जहां एच क्या है, तो एच यहां पर प्लांक नियतांक है। एच यहां पर प्लांक क्या होता है, नियतांक होता है। एच यहां पर प्लांक नियतांक होता है। लेमडा तरंग दैर्ध्य है, पी संवेग है, एम इंटू वी होता है, और एच प्लांक क्या होता है, नियतांक होता है। एच क्या होता है, प्लांक क्या होता है, नियतांक होता है। और इस प्लांक नियतांक की वैल्यू मैंने आपको लिखा रखी है, कितने लिखा रखी है, 6.6, कितने 6 हैं, 2 6 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू क्या होती है, सेकंड। जूल इंटू क्या होता है, सेकंड होता है। ठीक है, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू क्या होता है, सेकंड होता है। क्लियर है, ठीक। ये बातें आपको याद रखनी है। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक थोड़ी थोड़ी बातें आपको समझ आ रही है। अगर अच्छी तरीके से समझ आई तो बहुत अच्छी बात है। बस ये क्यों आया, कैसे आया, इस पे नहीं जाना है आपको, क्योंकि बहुत गहराई में हो जाएगी बातें। डी ब्रोगली का द्वैत प्रकृति सिद्धांत क्या कहता है, बस इतनी बात याद रखना। पदार्थ की तरंग दैर्ध्य जो होती है उसके संवेग के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये समानुपाती का निशान हटाते हैं तो यहाँ पर एक एच कांस्टेंट आता है जिसको प्लांक नियतांक कहते हैं। और इस प्लांक नियतांक की जो वैल्यू होती है वो 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड होती है। पी यहाँ पर संवेग है, तो अपन यहाँ पर पी का मान भी रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, एम इंटू क्या रख सकते हैं, वी रख सकते हैं। और लेमडा बराबर क्या होता है, तरंग दैर्ध्य। तो पी का मान अगर यहाँ पर रखेंगे तो यही इक्वेशन इस प्रकार बन जाती है। कैसे बन जाती है कि जो लेमडा होता है वो बराबर एच अपॉन और किसके आ जाएगा, एम इंटू किसके आ जाएगा, वी क्या आ जाएगा, एम इंटू किसके आ जाएगा, वी क्या आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, द्वैत प्रकृति सिद्धांत के बारे में होता है। अब सर इसको आप गतिज ऊर्जा के फॉर्म में भी प्रदर्शित कर सकते हो, लेकिन उतना हमें गहराई में जाना नहीं है। मैं तो कहूँगा बस ये चीजें हैं, इतनी बातें आप याद रख लो, बहुत है। इतनी बातें अगर आप याद रख लोगे तो ही क्या है, बहुत है। बोलो समझ आया या नहीं आया, आ गया, आ जाओ। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। किसके बारे में पढ़ते हैं भाई, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। चलो हाइजेनबर्ग की हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। अनिश्चितता, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। चलो, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत क्या कहता है, किसी गतिशील जो कण होता है उसकी स्थिति और उसके संवेग का एक साथ पता लगाना बहुत मुश्किल है, ज्ञात नहीं कर सकते। क्लियर है, मतलब अगर किसी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो उस गति करते हुए इलेक्ट्रॉन का अगर आप संवेग ज्ञात कर सकते हो तो उसकी स्थिति नहीं बता सकते, और अगर स्थिति बता सकते हो तो संवेग नहीं बता सकते, और अगर
दोनों को एक साथ बताना हो एक ही समय पर, तो ये पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। एकदम सही से हम इसको ज्ञात नहीं कर सकते। इसीलिए तो कहा गया है ये अनिश्चितता का सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत है? अनिश्चितता का क्या है? सिद्धांत है। इसको अपन थ्योरी के रूप में लिख रहे हैं। किसी गतिशील कण का, किसी गतिशील कण का, किसी गतिशील कण की स्थिति, किसी गतिशील कण की स्थिति तथा संवेग को, संवेग को एक साथ, एक साथ एक ही समय पर, एक साथ एक ही समय पर यथार्थता पूर्वक, यथार्थता पूर्वक ज्ञात नहीं किया जा सकता। यथार्थता पूर्वक का मतलब होता है एकदम सही, एकदम सही। यथार्थता पूर्वक ज्ञात, ज्ञात नहीं किया जा सकता, किया जा सकता। इसका मतलब यह है कि सर अगर आप स्थिति का पता लगा सकते हो तो संवेग का पता नहीं लगा सकते, और संवेग का पता लगा सकते हो तो स्थिति का पता नहीं लगा सकते। ठीक है ना? इसका मतलब कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, डेल्टा एक्स इंटू क्या है आपका डेल्टा पी, या तो क्या होगा, ज्यादा होगा या बराबर होगा किसके? एच अपॉन किसके? 2 पाई के। एच अपॉन, सॉरी, एच अपॉन किसके? 4 पाई के। 2 पाई नहीं, एच अपॉन किसके? 4 पाई के। ये है आपका अनिश्चितता का सिद्धांत। ये पेपर में आपको समीकरण देकर के या ये फॉर्मूला देकर के पूछा जा सकता है। यहां पर डेल्टा पी क्या है? संवेग परिवर्तन। डेल्टा एक्स क्या है? स्थिति में परिवर्तन। और एच क्या है? प्लांक नियतांक। डेल्टा एक्स क्या है? डेल्टा एक्स यहां पर याद रखना स्थिति में अनिश्चितता, स्थिति में अनिश्चितता। स्थिति में अनिश्चितता। और डेल्टा पी क्या है वो याद रखना संवेग में क्या है? संवेग में अनिश्चितता, संवेग में अनिश्चितता। बताओ कोई दिक्कत नहीं है? बस ऊपर ऊपर की बातें आपको याद रखनी है। थर्ड ग्रेड में इससे ज्यादा गहराई का या रीट पात्रता में इससे ज्यादा गहराई में प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको दोनों बातें, दोनों सिद्धांत आपको अच्छी तरीके से पता चल गया है। श्रोडिंगर तरंग समीकरण हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि थर्ड ग्रेड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है नहीं। क्लियर है? चलो अब अपन बात करते हैं, इस चैप्टर में आगे चलते हैं और आगे पढ़ेंगे कक्षक और कक्षक की अवधारणा। कक्षक और कक्षक की अवधारणा।
कक्षक और कक्षक की अवधारणा। चलें, चलते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो लिखो आप, कक्षक और कक्षक के प्रकार। कक्षक और कक्षक के प्रकार। कक्षक और कक्षक के प्रकार की बात कर रहे हैं अपन। सबसे पहली बात, आपसे पूछा जाए कक्षक क्या होता है, कक्षक क्या होता है, तो मैं उम्मीद करता हूं आप पहले से थोड़ा बहुत जानते हैं। 11th क्लास 12th क्लास के अंदर इसके बारे में आपने पढ़ा है। कक्षक क्या होता है, तो आप कहोगे सर नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र, नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविमीय क्षेत्र या त्रिविम क्षेत्र, त्रिविम क्षेत्र, जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविम क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है, पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है। नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र या वह त्रिविम क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या होती है, सर्वाधिक होती है, वो क्षेत्र क्या कहलाता है, कक्षक कहलाता है। वो क्षेत्र क्या कहलाता है मेरे भाई, संभावना अधिक होती है, वह क्षेत्र क्या कहलाता है, कक्षक कहलाता है, कक्षक कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है तो फिर देखो इधर, इसको इस प्रकार समझते हैं डायग्राम के रूप में। परमाणु का ये मेरे भाई एक नाभिक है और इस नाभिक के चारों ओर ये खाली जगह है, इनको त्रिविम क्षेत्र कहा जाता है। अब मान लीजिए यहां पर इलेक्ट्रॉन ये गति कर रहे हैं, लेकिन मैं कहूंगा इलेक्ट्रॉन यहां पर सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं, तो यहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका कक्षक। क्या बन गया, कक्षक। यहां पर भी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहां इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की जो संभावना है वो तो कम है, यहां संभावना क्या है, ज्यादा है। यहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना क्या है, ज्यादा है। तो इस क्षेत्र को क्या कहा जाएगा, कक्षक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, कक्षक कहा जाएगा। एक बात और सुनो, ये नहीं बोला मैंने कि यहां इलेक्ट्रॉन संख्या में अधिक पाए जाते हैं, नहीं। पूरे इस कोश के अंदर इलेक्ट्रॉन कहां पाए जा सकते हैं, तो इस स्थान पर पाए जा सकते हैं। ये संभावना ज्यादा बनती है, ये संभावना क्या बनती है, ज्यादा बनती है। इसलिए इस क्षेत्र को क्या कहा था, कक्षक कह दिया। क्या कह दिया, कक्षक कह दिया। संख्या में अधिक नहीं, मैंने तो सिर्फ ये बात बोली है कि ये परमाणु के अंदर वह स्थान है, पूरे इस परमाणु में, इस पूरे कोश के अंदर वह स्थान है जहां पर यह संभावना सर्वाधिक बनती है कि यहां पर क्या हो सकते हैं, कक्षक, यहां पर क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं।
अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं तो यही स्थान क्या कहलाया? कक्षक कहलाया मेरे भाई। क्या कहलाया? कक्षक कहलाया। कोई दिक्कत नहीं है? चले आगे चलते हैं। अब देखो, एक कक्षक के अंदर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि भाई एक कक्षक के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी? एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। क्लियर है? ठीक। उसके बाद में आपको यह पता लगाना है कि सर कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो फिर इस कक्षक की अवधारणा किसने दी है? तो कक्षक के बारे में याद रखना हाइजेनबर्ग ने बताया था। कक्षक के बारे में किसने बताया? कक्षक के बारे में हाइजेनबर्ग ने बताया। हाइजेनबर्ग ने बताया। ये बात भी आपको याद रखनी है। क्लियर है? एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन? तो आप कहोगे 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एक कक्षक की जो अवधारणा या कक्षक के बारे में बताने वाले जो वैज्ञानिक थे वो कौन थे? तो आप कहोगे हाइजेनबर्ग थे। कौन थे? हाइजेनबर्ग थे। यहां तक आपको समझ में आ गया? चलो, बहुत अच्छी बात है। और बहुत ज्यादा अच्छी बात है, आपको अच्छी तरीके से इन बातों का पता लगा। अब अपन चलते हैं थोड़ा सा आगे। एक होता है कोष। कोष और कक्षक में क्या अंतर है? तो कोष होता है द्विविमीय, मतलब लंबाई और चौड़ाई 2 ही अक्ष होती है। और कक्षक की याद रखना, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 3 अक्ष होती है, इसलिए वो त्रिविमीय होता है। और कोष याद रखना है द्विविमीय होता है। कितना होता है? द्विविमीय होता है। कोष जो होता है, एक कोष की बात करें अपन, एक कोष को आप याद रखना कक्षा भी बोल सकते हो। इस कोष को आप कक्ष भी बोल सकते हो। ठीक है ना? कक्षक नहीं, कोष, कक्षा। कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या। कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो क्या रहता है? तो आप कहोगे सर 2n²। क्या होता है? ये 2n²। यहां पर जो n है, n क्या है वो याद रखना कोष की क्या है? कोष की संख्या है। यहां पर n क्या है? कोष की क्या है? संख्या है। और एक कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? एक कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो तो आप याद रखना 2n² आ सकते हैं। कितने आ सकते हैं? 2n² आ सकते हैं। क्लियर है बात? ओके, बहुत अच्छी बात है। अब आप मुझे ये बताओ, आपने कल बोहर का परमाणु मॉडल पढ़ा था, तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं कि इस कोष, कक्षा या कक्ष की जो अवधारणा है ये किसने दी है? ये दी है, याद रखना, बोहर ने। किसने दी है? बोहर ने दी है। क्लियर है? तो आप कहोगे सर कोष की जो अवधारणा है, कोष की अवधारणा मेरे भाई याद रखना, आपको कोष की अवधारणा किसने दी है? कोष की अवधारणा बोहर ने दी।
कोश की अवधारणा बोहर ने दी है। क्लियर है? कोश की अवधारणा किसने दी है? बोहर ने दी है। मेरी बात समझ गए आप लोग? ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ गई है? चलो, ये बात ठीक है। तो कोश और कक्षा, कक्ष तीनों एक ही चीज है, लेकिन कक्षक अलग चीज है और वाइटल। कैसे कह सकते हो आप? इलेक्ट्रॉन जहां पर घूमता है वो तो होता है कोश, और कोश याद रखना निश्चित होता है, कोश घूमता नहीं है, कोश फिक्स रहता है। कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जहां घूमता है, इलेक्ट्रॉन जहां घूमता है, घूमता है, वह स्थान, वह स्थान, इलेक्ट्रॉन जहां घूमता है वह स्थान क्या कहलाता है? तो आप कहोगे कोश कहलाता है। और ये कैसा होता है? ये होता है द्विविमीय। कैसा होता है? द्विविमीय होता है। ये कैसा होता है? द्विविमीय होता है। ठीक है, चलो। और याद रखना, इलेक्ट्रॉन तो घूमता है, लेकिन कोश क्या रहता है? कोश स्थिर रहता है, ये नहीं घूमता। ये तो याद रखना फिक्स होता है। ये तो क्या होता है? फिक्स होता है। कोश हमेशा क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। कोश घूमेगा नहीं। घूमेगा कौन कोश के अंदर? इलेक्ट्रॉन। बोलो, मेरी बातें समझ आई? अच्छी तरीके से मेरी बात को समझे या नहीं समझे? समझ गए ना? बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं अपन परमाणु में जो कक्षक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनकी अपन चर्चा करते हैं। उनकी आकृति ज्यामिति कैसी होती है, एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, इन कक्षकों के क्या क्या नाम हो सकते हैं, इसकी अपन चर्चा करते हैं। आ जाओ, चलो अब अपन पढ़ते हैं कक्षक के प्रकार। किसके प्रकार मेरे भाई? मेरे भाई अपन पढ़ते हैं कक्षक, कक्षक के प्रकार। इस कक्षक के प्रकार की बात अपन करते हैं। कक्षक के प्रकार, और कक्षक के प्रकार की बात करें अपन तो याद रखना कक्षक कितने प्रकार के होते हैं। कक्षकों के प्रकार की बात करें तो कक्षक कितने प्रकार के होते हैं उसकी अपन चर्चा करते हैं। कक्षक की चर्चा करते हैं। कक्षक के प्रकारों की बात अपन करते हैं। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 और नंबर 4। ये 4 प्रकार के क्या है? कक्षक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला कक्षक, एस उपकोष में जो कक्षक पाया जाता है उसको कहा जाता है एस कक्षक। क्या कहा जाता है? एस कक्षक। पी उपकोष में जो कक्षक पाया जाता है उसको कहा जाता है मेरे भाई पी कक्षक। क्या कहा जाता है? पी कक्षक कहा जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ में याद रखना है डी उपकोष में जो कक्षक पाया जाता है उसको कहा जाता है डी कक्षक। क्या कहा जाता है? डी कक्षक कहा जाता है। इसके साथ आपको याद रखना है कि जो आपका एफ उपकोष में कक्षक पाया जाता है उसको कहा जाता है एफ कक्षक। क्या कहा जाता है? एफ कक्षक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एफ कक्षक कहा जाता है। क्लियर है? हम बात करते हैं इस एस कक्षक के बारे में, और एस कक्षक के बारे में आपको क्या याद रखना है? सबसे पहली बात, एस कक्षक याद रखना है अदिशात्मक होता है। कैसा होता है? अदिशात्मक होता है। अदिशात्मक होने का मतलब है
कि इसकी कोई दिशा नहीं होती, अदिशात्मक होता है। इसकी कोई दिशा नहीं होती, इसकी कोई दिशा नहीं होती, अदिशात्मक होता है। क्लियर है बात? ठीक है, अदिशात्मक होता है, एक बात। ठीक है, दूसरी बात, अदिशात्मक होता है। दूसरी बात याद रखना है आपको, इसकी जो आकृति होती है वो होती है गोलाकार। कैसी आकृति होती है? गोलाकार। और एक जो एस उपकोष होता है, एक एस उपकोष में, एस उपकोष में, एक एस उपकोष में एक ही एस कक्षक पाया जाता है, एस कक्षक पाया जाता है या एस कक्षक होता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। और इसके बाद एक एस उपकोष के अंदर एक एस कक्षक होता है और एस कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? एस कक्षक में, एस कक्षक में अधिकतम, एस कक्षक में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। एस कक्षक में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, भरे जा सकते हैं, भरे जा सकते हैं। एस कक्षक अदिशात्मक होता है, गोलाकार होता है। एक एस उपकोष में एक ही एस कक्षक होता है और इस एस कक्षक में याद रखना कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको अच्छी तरीके से पता लग गई है। ठीक है, चलो अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट पी कक्षक की। किसकी बात करते हैं? पी कक्षक की बात करते हैं। और पी कक्षक के अंदर क्या क्या बात करते हैं ध्यान देना है आपको। इस पी कक्षक के अंदर अपन क्या क्या बातें करते हैं। चलो भाई नेक्स्ट, पी कक्षक याद रखना है। पहली बात दिशात्मक होता है। पहली बात क्या होता है? ये दिशात्मक होता है। पी कक्षक दिशात्मक होता है, दिशात्मक होता है। ठीक है, दूसरी बात, दूसरी बात मेरे भाई, पी जो कक्षक है वो याद रखना है डंबलाकार होता है। कैसा होता है? डंबलाकार होता है। पी कक्षक की जो आकृति होती है वो कैसी होती है? डंबलाकार होती है। ये बात भी आपको याद रखनी है। फिर याद रखना पी कक्षक 3 प्रकार के होते हैं। पी कक्षक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। और इनकी ऊर्जा क्या होती है? इनकी ऊर्जा समान होती है। इनकी ऊर्जा क्या होती है? समान होती है। और समान ऊर्जा होती है तो याद रखना ऐसे कक्षक जिनकी ऊर्जा समान होती है वो कक्षक कहलाते हैं समभ्रंश कक्षक। क्या कहलाते हैं? समभ्रंश कक्षक कहलाते हैं। समभ्रंश कक्षक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मेरे भाई? समभ्रंश कक्षक कहलाते हैं। इनकी ऊर्जा क्या होती है? समान होती है। ये समभ्रंश कक्षक कहलाते हैं। ठीक, दिशात्मक होता है, डंबलाकार होता है, 3 प्रकार के होते हैं। इनकी ऊर्जा क्या होती है? समान होती है, इसलिए ये समभ्रंश कक्षक कहलाते हैं। कोई दिक्कत? ओके। 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो आप कहोगे एक तो होता है पी एक्स, एक होता है पी वाई और एक होता है मेरे भाई पी जेड। पी एक्स होता है,
पी वाई होता है और एक होता है पी जेड। क्या होता है? पी जेड होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? चले आगे चलते हैं। बहुत अच्छी बात है, आपको अच्छी तरीके से समझ आ रहा है। पी उपकोष के अंदर 3 पी कक्षक पाए जाते हैं, मतलब 3 प्रकार के होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। इन तीनों की ऊर्जा समान होती है, इसलिए इन्हें कहते हैं समभ्रंश कक्षक। इनकी आकृति, ज्यामिति जो होती है वो डंबलाकार होती है और ये दिशात्मक होते हैं। अब सर डंबलाकार कैसे? तो अंतर में आएगा नहीं ना। देखो ये है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो पी एक्स जो होता है ना डंबल के रूप में इस प्रकार पाया जाता है, ये पी एक्स है। क्या ये? पी एक्स। पी वाई जो होता है ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और पी यहां पर पाया जाता है, ये हो गया आपका पी वाई। क्या हो गया? पी वाई। एक याद रखना है, ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और याद रखना है ये हो जाता है आपका जेड एक्सिस। कौन सा एक्सिस? जेड एक्सिस। तो ये हो जाता है आपका पी जेड कक्षक। कौन सा हो जाता है? पी जेड कक्षक। समझ गए? चलो अब चलते हैं अपन डी कक्षकों की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं? डी कक्षकों की तरफ अपन चलते हैं। बोलो समझ आया क्या? यहां तक आ गया होगा? अरे बोलो समझ आ गया क्या? ठीक है। आइए डी कक्षकों के बारे में पढ़ रहे हैं, और डी कक्षकों के बारे में अपन जो पढ़ेंगे वो मेरे भाई इस प्रकार पढ़ेंगे। देखिए आप लोग, डी कक्षक, डी कक्षकों के बारे में पढ़ें तो सबसे पहली बात तो आपको याद रखना, जो डी कक्षक होते हैं वो होते हैं दिशात्मक। क्या होते हैं? दिशात्मक होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये द्विडंबलाकार होते हैं, द्विडंबलाकार होते हैं। तीसरी बात, एक डी उपकोष के अंदर, डी उपकोष में 5 डी कक्षक होते हैं। 5 डी कक्षक होते हैं, 5 डी कक्षक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो याद रखना, एक तो होता है डी एक्स और वाई, डी वाई और जेड, डी जेड और एक्स, डी वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर और क्या होता है? वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर और क्या होता है? वाई स्क्वायर। 4 कक्षक हो गए। एक 5वां जो कक्षक होता है वो होता है डी जेड स्क्वायर। कौन सा होता है? डी जेड स्क्वायर होता है। और ये सारे के सारे क्या होते हैं? आपस में समभ्रंश होते हैं। कैसे होते हैं? समभ्रंश कक्षक होते हैं। कौन से कक्षक होते हैं? समभ्रंश कक्षक होते हैं। क्लियर है बात? दिशात्मक, फिर याद रखना है द्विडंबलाकार, और डी उपकोष में 5 कक्षक पाए जाते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, उसके बाद में डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और डी कौन सा? जेड स्क्वायर। डी कौन सा? जेड स्क्वायर। क्लियर है बात? एफ उपकोष की बात करें अपन, एफ कक्षक की बात करें तो ये याद रखना, ये भी दिशात्मक होते हैं, दिशात्मक होते हैं। इसके साथ साथ में याद रखना है, जो एफ कक्षक होते हैं इनकी जो आकृति होती है वो जटिल आकृति होती है। जटिल क्या होती है? इनकी आकृति होती है। और एक एफ उपकोष के अंदर, एक एफ उपकोष के अंदर, एफ उपकोष में, एक एफ उपकोष में याद रखना 7 एफ क्या होते हैं? कक्षक होते हैं। 7 क्या होते हैं? एफ कक्षक होते हैं। 7 एफ कक्षक होते हैं।
और एक कक्षक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो याद रखना इनके अंदर अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन है, अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन है वो आते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। और इनके अंदर याद रखना है आपको, अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन है वो आते हैं मेरे भाई कितने, 10 इलेक्ट्रॉन। और पी कक्षक के अंदर अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन है, अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन है वो आते हैं मेरे भाई कितने, तो आप कहोगे 6। कितने आते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो आपको कितने आदमी थे कालिया, तो 6 आदमी थे। कितने, 6 आदमी। 6 आदमी नहीं, यहां तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन है कितने, 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन हैं। बोलो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थे कक्षक, और कक्षक के क्या है, प्रकार। क्या थे, कक्षक, और कक्षक के क्या है, प्रकार। और हमने कक्षकों को बहुत अच्छी तरीके से समझा है, पढ़ा है। क्या है, समझा है और पढ़ा है। क्लियर है। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले आज की क्लास में हमने पढ़ा था डी ब्रोगली की द्वैत प्रकृति सिद्धांत। डी ब्रोगली का द्वैत प्रकृति सिद्धांत क्या कहता है कि पदार्थ की जो तरंग दैर्ध्य होती है लैम्डा वेवलेंथ, वो उसके संवेग p के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कैसे, लैम्डा व्युत्क्रमानुपाती p या लैम्डा समानुपाती 1 अपॉन क्या p। p यहां पर संवेग है और संवेग होता है m इंटू क्या v। लैम्डा यहां पर तरंग दैर्ध्य और h यहां पर प्लांक नियतांक है। ये h कैसे आया, जैसे ये समानुपाती का निशान हटाते हो तो इस समानुपाती के निशान की जगह एक h नियतांक कांस्टेंट वैल्यू आती है, जिसको अपन कहते हैं प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक का मान 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल इंटू क्या होता है, सेकंड होता है। इसी फॉर्मूले को आप संवेग के रूप में लिखोगे आप, तो याद रखना है ये p का मान रखो m इंटू वी, तो इसके अंदर आप m इंटू वी रख दो, फॉर्मूला ये बन जाएगा। इसका मतलब जो तरंग दैर्ध्य होती है वो संवेग की क्या होती है मेरे भाई, व्युत्क्रमानुपाती होती है। बस यही कहता है कौन सा सिद्धांत, डी ब्रोगली का सिद्धांत। क्लियर है क्या, समझ गए आप। फिर आज की क्लास में तीसरी स्लाइड पर हमने पढ़ा था कि हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का जो सिद्धांत है वो क्या कहता है, वो कहता है कि कोई भी गतिशील कण की स्थिति तथा संवेग को एक साथ आप डिसाइड नहीं कर सकते। एक ही समय और एक साथ यथार्थता पूर्वक आप ज्ञात नहीं कर सकते, मतलब एकदम सही तरीके से आप ज्ञात नहीं कर सकते। इसका मतलब डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी या तो ज्यादा होगा या बराबर होगा किसके, h/4 पाई के, h/4 पाई के। जहां डेल्टा एक्स क्या है, स्थिति में अनिश्चितता, और डेल्टा पी क्या है, संवेग में अनिश्चितता है। डेल्टा पी क्या है, संवेग में क्या है, अनिश्चितता है। इसके बाद एक और बताया था मैंने आपको, श्रोडिंगर का तरंग समीकरण, जो हमें नहीं पढ़ना, इस पे नहीं जाना। अब ये तीनों चीज मिलकर के क्या बनती है, ये आधुनिक परमाणु प्रतिरूप है। कौन कौन, डी ब्रोगली का द्वैत प्रकृति सिद्धांत, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत, श्रोडिंगर तरंग समीकरण। तो आपको पेपर में ये प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है, इनमें से कौन सा एक आधुनिक परमाणु प्रतिरूप, परमाणु मॉडल है। तो ये तीनों के तीनों आपको याद रखना है, आधुनिक परमाणु प्रतिरूप है। क्या है ये, आधुनिक परमाणु प्रतिरूप है। क्लियर है बात। चलो, इसके बाद में हमने ये कहा कि कक्षक और कक्षक के प्रकार की बात करें तो कक्षक क्या है, परमाणु के चारों ओर जो याद रखना त्रिविम क्षेत्र होता है, जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना ज्यादा होती है। अब इलेक्ट्रॉन तो यहां पर है इसमें, लेकिन ज्यादा संभावना कहां है, तो आप कहोगे सर ज्यादा संभावना तो यहां पर है, ज्यादा संभावना यहां पर है, तो आप कहोगे सर इसी जगह को हमने क्या बोल दिया, कक्षक बोल दिया।
और कक्षक याद रखना है, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात। एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। और कक्षक के बारे में या कक्षक की जो अवधारणा है वो सर्वप्रथम किसने दी थी? श्रोडिंगर ने, आपके हाइजेनबर्ग ने दी थी। किसने दी थी? हाइजेनबर्ग ने दी थी। एक कोश या कक्षा या कक्षक में, कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2n² से ज्ञात करते हैं, जहां n कोश की क्या है? संख्या है, मुख्य क्वांटम संख्या। आगे बात करेंगे अपन। कोश की अवधारणा किसने दी थी? बोहर ने दी थी। और इलेक्ट्रॉन जहां घूमता है वह स्थान कोश है। कोश द्विविमीय होता है और कोश स्थिर होता है, ये फिक्स होता है। कोश नहीं घूमता। कोश के अंदर कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन घूमता है। कोश के अंदर कौन घूमता है मेरे भाई? इलेक्ट्रॉन घूमता है। कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन घूमता है। और ये अभी मैंने आपको पढ़ा दिया, ये आप अच्छी तरीके से रिवीजन कर सकते हो। इतनी चीज के अंदर अगर इसमें आपको पढ़े हुए में कुछ दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट जरूर करना कि आपको अच्छी तरीके से समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद और राम राम।